अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारा पूरा परिवार गांव जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट भी बुक करवा ली थी। ट्रेन वाले दिन हम लोग वक्त पर ही न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 8 बजे की थी और हम 7 बजे ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन पर काफ़ी रश था। ये मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा रश होने की वजह से बेचैनी होने लगती है। फिर जब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई तो ट्रेन में भी और ज़्यादा रश हो गया, जिससे मेरा मसला कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ गया। खैर, पापा ने कहा कि जब ट्रेन चलेगी तो रश थोड़ा कम हो जाएगा, अभी तुम ऊपर बर्थ पर जाकर लेट जाओ। फिर मैं वालिद साहब के कहने पर ऊपर जाकर लेट गया और ट्रेन चल पड़ी। और तकरीबन रात के 10 बजे के करीब जाकर ट्रेन में थोड़ी सी हलचल कम हुई। फिर हमने रात का खाना खाया। फिर रात के 2 बजे मेरी आंख अचानक ही खुल गई। उस वक्त ट्रेन में सभी सो रहे थे। ट्रेन में सिर्फ ट्रेन की लाइट ही जल रही थी। तभी मैं वॉशरूम जाने के लिए सीट से नीचे उतरा। वॉशरूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। तभी मैं ट्रेन से नीचे उतरा। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन काफ़ी लोग चल फिर रहे थे। बहरहाल हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो मैं भी वहीं स्टेशन पर टहलने लगा। इसी बीच मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो मुझे ही घूरे जा रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे से दोस्ती करना चाहती है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। फिर वही मुझे आवाज़ देते हुए बोली, आप बात सुने ज़रा। मैं नहीं रुका। फिर मैं मुड़ा। मैंने उससे पूछा, जी क्या आप इसी ट्रेन से जा रही हैं? जिस पर वो बोली, हाँ, मगर मुझे यहीं उतरना था, लेकिन रात होने की वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या आप मुझे स्टेशन के बाहर छोड़ देंगे? जिस पर मैंने बोला, क्यों नहीं। लेकिन मुझे भी उस स्टेशन पर थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन वहाँ घूमते हुए लोगों को देखकर मुझे लगा कि ट्रेन यहाँ देर तक रुकेगी। इतने में मैं इस स्टेशन से बाहर इस लड़की को बाहर छोड़कर वापस चला आऊँगा, और क्या पता मेरी इसी बहाने इस लड़की से दोस्ती भी हो जाए। हम दोनों स्टेशन से बाहर जा ही रहे थे कि उस लड़की ने मेरे कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मगर जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे पाँव एकदम से कँपकँपाने लगे, क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका एक हाथ आधा कटा हुआ था। उस वक्त मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और फिर मेरी आवाज़ एकदम से बैठ गई, क्योंकि तभी उस लड़की ने मेरी गर्दन में अपने लंबे लंबे नुकीले नाखून घुसा दिए थे। और मैंने देखा कि वो स्टेशन अचानक ही सुनसान हो गया। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो धीरे धीरे मेरा गला दुबाने लगी। मेरी सांस अब उखड़ने लगी थी। मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था कि तभी मेरे पापा और उनके साथ कुछ लोग चलाते हुए ट्रेन से बाहर आ गए। उनके चलाते ही वो लड़की एकदम से हवा में गायब हो गई। मगर मैं काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। मेरी गर्दन से खून बह रहा था, जो कि बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बस बेहोश होने ही वाला था कि ट्रेन में सफ़र करे एक डॉक्टर ने मेरी मदद की। उस रात लगभग हमारे साथ पूरे बोगी के मुसाफिर जागे रहे। जब हम उतरे तो सबसे पहले मुझे अस्पताल लेकर जाया गया, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। अस्पताल में मुझे लगभग 1 हफ़्ता रहना पड़ा। खैर, मैं तो बच गया, मगर इस हादसे से अब मैं ट्रेन में सफ़र करने से भी कतराता हूँ। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज की कहानी का अनवान है भटकती हुई आत्मा। चलो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, जब रंजीत काम से अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में रंजीत के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी उसने दौड़ लगाना शुरू कर दी, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद वो गिर गया। तभी उसके सामने एक हाथ आया जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। रंजीत को सिर्फ हाथ नज़र आ रहा था, लेकिन वो हाथ किसका था उसको पता नहीं चल रहा था। वो खुद उठ गया और पूछा कि तुम कौन हो। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी
जो कह रही थी, मैं एक भटकती आत्मा हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। यह सुनकर रंजीत का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो बोला, मुझसे क्या चाहती हो? तभी उस आत्मा ने कहा, बहुत दिनों से कोई नौजवान नहीं मिला, तुम पहले नौजवान हो जिसे मैंने देखा है। तुम पर मेरा दिल आ गया है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। रंजीत ने कहा कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, 2 पल रुक जाओ फिर चले जाना। रंजीत बुरी तरह से हाँफ रहा था, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तभी रंजीत ने कहा, नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना है, मुझे जाने दो। इस पर आत्मा ने कहा, कुछ खा पी लो। तभी रंजीत ने कहा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, मेरा पीछा छोड़ दो बस। फिर अचानक से ही रंजीत बोला, क्या मुझे पानी मिलेगा? आत्मा ने कहा, तुम सिर्फ हाथ मिलाओ। तो रंजीत के हाथों में खून से भरा मिट्टी का प्याला था, जिसे देखकर रंजीत ने वो प्याला नीचे फेंक दिया। उसने कहा कि मैंने पानी मांगा था, खून नहीं। जिस पर आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ खून पीती हूँ, इसलिए मैं खून ही पिला सकती हूँ। अब तुमने खून फेंक दिया है, अब मैं तुम्हारा खून पीऊँगी। जिसे सुनकर रंजीत बुरी तरह से घबरा गया। एक बार फिर से रंजीत ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी, इतना दौड़ने के बाद भी रंजीत वहीं का वहीं था जहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने फैसला किया कि उसकी मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने आत्मा को कहा कि मुझे घर जाने दो, लेकिन आत्मा मानने को तैयार नहीं थी, वो रंजीत को नहीं जाने दे रही थी। फिर अचानक से रंजीत को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई घुस गया है और फिर रंजीत बेहोश हो गया। जब रंजीत की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अपने घर में है। सभी उसके चारों तरफ खड़े थे। तभी रंजीत ने पूछा कि मैं घर पर कैसे पहुंचा। पास की खड़ी उसकी मम्मी ने कहा कि सुबह में तुम आम के बागीचे में बेहोश पड़े मिले, तो वहाँ से के गुजरने वाले कुछ लोग तुम्हें वहाँ से उठा कर ले आए। लेकिन सब ये सोच रहे थे कि रंजीत बेहोश कैसे हो गया, और रंजीत की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या बताए कि रात में उसकी मुलाकात एक भटकती आत्मा से हुई है, जिसे उसने उठाकर भटक दिया था। रंजीत खामोश रहा। 2 दिन वो आराम करता रहा, लेकिन रात की घटना याद आते ही उसका शरीर ठंडा पड़ जाता था। फिर वो वक्त आ गया कि जब उसे एक लड़की को देखने जाना था। जब वो लड़की देखकर घर लौट रहा था कि फिर से रात हो गई, और एक बार फिर भूतनी ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली कि आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। तभी रंजीत ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, मुझे जाने दो। इसके बाद भूतनी ने कहा कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, और कहा कि बस अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी। इस पर रंजीत ने कहा कि तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान, भला इंसान की शादी एक आत्मा के साथ कैसे हो सकती है। इस पर भूतनी ने कहा, फिर तो तुम्हें भी मरना होगा, और मैं भूखी प्यासी हूँ और तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। रंजीत के बार बार मिन्नत करने के बावजूद भी वो आत्मा नहीं मानी और रंजीत को पटकने लगी। उसके घर पे ना पहुँचने पे उसके घर वाले बेचैन हो गए और उसको ढूंढने के लिए बेचैन हो गए। वो बगीचे की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर रंजीत को देखकर वो घबरा गए। फिर क्योंकि रंजीत उन्हें बेहोश पड़ा मिला, वो रंजीत को उठाकर घर ले आए। रंजीत ने उठने के बाद सारी बात घर वालों को बताई, जिसे सुनकर घर वाले बहुत परेशान हुए। तभी गांव में रहने वाले एक आदमी ने जोश में आकर बोल दिया कि भूतनी जैसा कुछ नहीं होता, तो ये सब इसका वहम होगा। इतने में उस भूतनी ने उस आदमी को उठाकर पटक दिया। अब तो वो आदमी बहुत डर गया और सब लालटेन लेकर घर की तरफ चल दिए। रातों रात सभी को पता चल गया कि आम के बागीचे में एक भूतनी रहती है। तभी सब लोगों ने भूतनी को भगाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दी, और एंड पे रंजीत को ये विश्वास दिला दिया कि भूतनी वहाँ से चली गई है। लेकिन रंजीत को विश्वास नहीं हुआ। उस दिन के बाद से रंजीत उस बगीचे की तरफ नहीं गया। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।